दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। तो हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेरशाह सूरी उत्तरी भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने 1540 से 1555 तक शासन किया। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच लड़ा गया था और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे मुगल साम्राज्य का अस्थायी विस्थापन हुआ। इस जीत ने शेरशाह सूरी को मुगल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने और इस क्षेत्र में अपने शक्ति को मजबूत करने की अनुमति दी। हुमायूं हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था, जिसने 1530 से 1540 ईस्वी तक और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। शेरशाह सूरी के हाथों अपनी हार के बाद हुमायूं निर्वासन में चला गया और फारस में शरण मांगी। हुमायूं ने अंत में 1555 में फारसी सेनाओं की मदद से अपना सिंहासन वापस प्राप्त किया, लेकिन 1556 में कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कि जो सूर साम्राज्य है, 1540 में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की और इसने उत्तरी भारत पर मुगल साम्राज्य में एक संक्षिप्त रुकावट का प्रतीक बनाया। शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधारों और ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। सूर साम्राज्य 1555 तक चला, जब हुमायूं के अधीन मुगलों ने नियंत्रण वापस प्राप्त कर लिया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी हुआ और कन्नौज के युद्ध का अग्रदूत था और इस हार ने हुमायूं की स्थिति को कमजोर कर दिया और शेरशाह सूरी के अंतिम प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। शेरशाह सूरी के सैन्य सुधार शेरशाह सूरी अपने महत्वपूर्ण सैन्य सुधारों के लिए जाना जाता है, जिसमें अपनी सेना के लिए एक नई प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत शामिल की और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने और अपनी घुड़सवार सेना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए घोड़ों को ब्रांडिंग करने की अवधारणा शुरू की। शेरशाह सूरी की सैन्य दक्षता ने मुगलों के खिलाफ उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। तो यह जो है मैत्री है। कौन सा है? मैत्री है, इसलिए इसका विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मैत्री अंटार्कटिका क्षेत्र में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है और यह स्टेशन 1989 से अंटार्कटिका क्षेत्र में परिचालन में है। भारतीय स्टेशन भी 2013 में स्थापित किया गया। दोनों स्टेशनों पर ध्रुवीय प्रक्रियाओं और घटना को समझने के लिए कई शोध और जांच किए जाते हैं। हिमाद्री एक भारतीय आर्कटिक स्टेशन है। आर्कड़ अंटार्कटिका में अर्जेंटीना द्वारा स्थित वैज्ञानिक स्टेशन है। मेसन स्टेशन ऑस्ट्रेलिया का पहला महाद्वीपीय स्टेशन है और अंटार्कटिका मंडल के दक्षिण में सबसे लंबा लगातार चलने वाला स्टेशन है। हाफवे अंटार्कटिका में खाड़ी का नाम है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेताओं में से एक थे और उन्हें भारतीय अशांति के जनक माना जाता है। तिलक स्वराज स्वशासन के प्रबल समर्थक थे और उनका प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रेरणादायक नारा बन गया। वे लाल बल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे, जिसमें लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती चरण के प्रमुख नेता थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लाला लाजपत राय जो है आर्य समाज से जुड़े थे और लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। उन्हें साइमन कमीशन के विरोध में उनकी भूमिका के लिए यह याद किया जाता है, जिसमें उन्हें चोट आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और अरविंद घोष श्री अरविंद एक भारतीय दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे और बाद में आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की। और बिपिन चंद्र पाल एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी वक्ता और लाल बाल पाल तिकड़ी के सदस्य थे। पाल स्वदेशी और ब्रिटिश माल के बहिष्कार के प्रबल समर्थक थे।
जो औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक विरोध का स्वरूप था। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है एसएससी एमटीएस के लिए या एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 25 के प्रीवियस ईयर 2025 के एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मुद्रा शास्त्र सिक्कों, टोकनों, कागजी मुद्रा और पदकों का अध्ययन या संग्रह है। मुद्रा शास्त्र मुद्रा के अध्ययन के माध्यम से इतिहास, अर्थशास्त्र और कला में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पंचांग एक वार्षिक प्रकाशन जिसमें एक कैलेंडर, खगोलीय डेटा और संख्या की जानकारी होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। तो ये जो है किशोर कुमार थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय गीत के इतिहास में सबसे बेहतरीन और सबसे स्फूर्त गायकों में से एक माना जाता है। और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वर्ष 1985 में लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया। कह रहा है कि काशीनाथ घानेनकर जो 14 अगस्त 1930 से 2 मार्च 1986 तक एक प्रसिद्ध स्तर के अभिनेता और दंत चिकित्सक थे। और प्रणब मुखर्जी जो है 11 दिसंबर 1935 से 31 अगस्त 2020 तक एक भारतीय राजनेता बन गए, जिन्होंने वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। और सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है जो फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और इंडियन वंडरफुल लीग क्लब बेंगलुरु और भारतीय राष्ट्रीय टीमों दोनों की कप्तानी करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारडोली सत्याग्रह सविनय अवज्ञा और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख प्रकरण था और यह फरवरी 1928 में गुजरात में हुआ था। और सत्याग्रह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उन्होंने गुजरात के तालुका बारडोली में भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन की सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया और इस संघर्ष को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और भारत के कई हिस्सों में अपना सहानुभूति पैदा हुई। नमक मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च और डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। और चटगांव शस्त्रागार छापे, जिसे चटगांव विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था। काकोरी ट्रेन डकैती, 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में हुई एक ट्रेन डकैती थी। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो है विकल्प 1 और विकल्प दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था। तो यह जो है मलिक काफूर था। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मलिक काफूर को ताज अल दीन इज्जत अल दावला के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख गुलाम सेनापति था। वह अपने दक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी सेना का सेनापति था। अलाउद्दीन की सेना के सेनापति के रूप में काफूर ने 1306 में मंगोल आक्रमणकारियों को हराया और उसने भारत के दक्षिणी भाग में यादवों, काकती, होयलस और पांड्यों के खिलाफ अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। वह दिल्ली सल्तनत के लिए कई खजाने, हाथी और घोड़े उठाकर लाया। अलाउद्दीन खिलजी कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सम्राट था। उसे भारत से मंगोलों के आक्रमण को वापस खदेड़ने के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण
प्रशासनिक परिवर्तन किए। अलाउद्दीन ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौर के राज्यों पर विजय प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा होने वाला राजवंश। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला था। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 44 करता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और यह राज्य को भारत के क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से संबंधित कानूनों में एक रूपता प्रदान करता है। यूसीसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के शास्त्रों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हर नागरिक को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सामान्य समूह से बदलता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुजाता मोहपात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है? तो सुजाता मोहपात्रा जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सुजाता मोहपात्रा ओडिसी नृत्य शैली की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है, जो भारत के ओडिशा से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य शैली की विशेषता इसकी सुंदर चाल, अव्यंजक हाव भाव मुद्राएं हैं और जटिल पाद संचालन के लिए जानी जाती हैं। सुजाता मोहपात्रा महान गुरु केलुचरण मोहपात्रा की शिष्या और पुत्र वधू है, जिन्होंने आधुनिक युग में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित और लोकप्रिय किया। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन किया, जिसमें ओडिसी नृत्य की सुंदरता और जटिलताओं को दिखाया है। यह नृत्य शैली भक्ति परंपरा में गहराई से निहित है और अक्सर भगवान जगन्नाथ को भेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ओडिशा में पूजे जाने वाले एक प्रमुख देवता है। ओडिसी संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और यह नृत्य अपने विशिष्ट त्रिभंगी आसन, शरीर के 3 मोड़ और पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से चित्रित करने के लिए जाना जाता है। और भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह अपने स्थिर ऊपरी धड़, जटिल पदचाप, हस्त मुद्रा और चेहरे के हाव भाव के लिए जाना जाता है। और यह नृत्य शैली मुख्य रूप से मंदिरों में देवताओं को भक्तिमय भेंट के रूप में प्रस्तुत की जाती है। भरतनाट्यम में दर्शाए गए कथानक अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। और सत्रिया भारत के असम से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने पूजा के रूप में प्रस्तुत किया था। सत्रिया नृत्य पारंपरिक रूप से मठों, सत्रों में ब्रह्मचारी साधुओं द्वारा किया जाता है और यह भगवान कृष्ण और वैष्णव धर्म से संबंधित विषयों के लिए जाना जाता है। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। यह अपने घूमने वाले चाल, जटिल पाद संचालन और घुंघरू पायल के उपयोग के लिए जाना जाता है। कथक अक्सर हिंदू महाकाव्यों जैसे महाभारत और रामायण की कहानियों को दर्शाता है और यह नृत्य शैली में हिंदू और मुगल प्रभाव दोनों हैं, जो भक्ति और दरबारी परंपराओं का मिश्रण है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत में 2 समूहों में विभाजित हो गई थी। वर्ष 1885 से 1905 के वर्षों को नरमपंथियों के काल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका दबदबा था। नरमपंथी आईएनसी के नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए याचिकाओं, प्रार्थनाओं, बैठकों, पत्रक, पैम्फलेट, ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडलों का प्रयोग किया था। नरमपंथियों द्वारा कोई उपलब्धि न मिलने के कारण धीरे धीरे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। गर्मपंथी ब्रिटिशों के खिलाफ हिंसक रूप से अपनाना चाहते थे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीकों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सूरत में वर्ष 1907 के अधिवेशन में गर्मपंथियों का नेतृत्व लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने किया था। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जिनका पहले गर्मपंथियों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली। यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। भारतीय इतिहास में
इस घटना को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के साथ फिर से जुड़ गए। इस सत्र की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद जो है 368 जो है भारतीय संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने और उनकी प्रक्रिया के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह मानते हैं कि भारत या उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है जब भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के से खतरे में हो। ऐसा आपातकाल देश की संघीय संरचना को एकात्मक में बदलता है। अनुच्छेद 356 जो है अक्सर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान उसकी प्रक्रिया में संशोधन की शक्ति देता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अलारमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो यह जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई है। यह अपने स्थिर ऊपरी धड़, मुड़े हुए पैर और जटिल पैरों के काम के लिए जाना जाता है। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। यह अपने विस्तृत परिधानों, विस्तृत हाव भावों और नाटक के रूप में प्रस्तुत अच्छी तरह से परिभाषित शरीर की गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश भारत का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसमें तेज लयबद्ध पैरों का काम, मूर्तिकला, शरीर की गतिविधियां और नाटकीय चरित्र चित्रण शामिल है। भरतनाट्यम की तरह कुचिपुड़ी के प्रदर्शन में यह नृत्य और अभिव्यंजक नृत्य खंड दोनों में शामिल है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के एक अध्याय को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी और इस बात पर जोर दिया था कि नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि अधिकारों का आनंद लेने के अलावा उनके कुछ कर्तव्य भी हैं? तो इसका विकल्प नंबर 3 जो है स्वर्ण सिंह समिति 1976 है। राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति को 1976 में सरकार द्वारा संविधान पर सिफारिश करने के लिए नियुक्ति किया गया था जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना भी शामिल था। कह रहा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के पीछे विचार यह था कि नागरिकों को याद दिलाया जाए कि उनके अधिकारों का आनंद लेने के अलावा राष्ट्र के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। 42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में व्यापक परिवर्तन किए। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्ण सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन के लिए है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और फिर 500 से अधिक रियासतों के भारत संघ में एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। गुलजारी लाल नंदा ने भारतीय श्रम कल्याण संगठन के सचिव और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आयोजन में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में इसके अध्यक्ष बने। वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी अवधि के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे।
भारत सरकार ने नंदा को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। गोविंद बल्लभ पंत एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। नन्हे हिंदी में लिटिल वन उनका बचपन का उपनाम था। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के आह्वान पर 16 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। शास्त्री को द मैन ऑफ पीस का उपनाम मिला क्योंकि उन्हें हमेशा आक्रामकता के बजाय शांति के मार्ग को प्राथमिकता दी जाती थी। 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। और अगला क्वेश्चन दिया है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो यह जो है हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है बोध गया में स्थित है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए सितारा देवी और लच्छू महाराज लोकप्रिय हैं? तो यह जो है कथक के लिए जाने जाते हैं। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रधानमंत्री है, तो भारत में प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि वे बस्तियां जिसमें बड़ी संख्या में घर एक दूसरे के बहुत करीब बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सघन बस्तियां कहा जाता है। इसका विकल्प 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए निकासी अधिनियम का अभियान का नाम क्या था? तो निकासी अभियान का नाम जो है ऑपरेशन गंगा था। इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो यह जो है संवैधानिक उपचार यह जो है समानता का अधिकार है के विरुद्ध है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और अगला है कि 1988 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है कि मध्यकालीन भारत काल के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है? तो इसका गीता गोविंद जयदेव ही सही है। दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस के लिए जीके के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।